बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स और इसका यूनिट नंबर 5 है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको डिफाइन करना है हमें, उसके साथ हमें इसका फार्मूला ड्राइव करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमें क्या दिखाया गया है। मैंने एक अर्थ दिखाया है और अर्थ का एक सेंटर है। ठीक है, तो फिलहाल हम सेंटर से स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस, इसे राउंड नजर आ रहा है, सरफेस से जिस जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जब ये अर्थ और सरफेस से ऊपर जाते हैं एक लिमिट ऐसी आती है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल ही रहती है, सेम रहती है, लेकिन कुछ हाइट के बाद क्या होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम फर्ज कर लें, एक हमने हाइट कंसिडर कर ली है 1, ये फर्ज कर लिया 1.1 है, यहाँ अर्थ की सरफेस से यहाँ तक फर्ज कर लें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट 1 से आगे बढ़ेंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, चलते चलते एन पॉइंट तक जाएंगे, तो याद रख लीजिए जैसे जैसे इसकी हाइट कवर होती जाएगी ऐसे ऐसे इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स कम होती जाएगी तो ये पहले जो फोर्स थी 1 तक वो कांस्टेंट थी और 1 से लेके एन तक वो कांस्टेंट नहीं है। तो दो मुख्तलिफ केस हो गए हमारे पास, एक तो अंडर द 1 एंड अबव द 1। अंडर द 1 के अंदर तो हमारे पास सिंपल जानते हैं हम, जो भी फोर्स लगा रहे हैं, जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज हम चलाएंगे, वही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन फोर्स यहाँ तक 1 तक फर्ज कर लें, इस 1 हाइट तक जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। 1 के बाद वो एकदम से वेरिंग कर रही होती है, कम होती जाती है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर एक स्टेप बना लेंगे, इतना स्टेप बना लेंगे कि 1 से 2 तक का जब वो कांस्टेंट ही रहे, जब वो चेंज होना शुरू करे तो हम उसको एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर इस तरह से 2 से 3 तक के अंदर भी वही वेरिंग होगी, जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पर होगी। इस तरह हम उसके एन पेचेस कर देंगे, एन स्टेप्स कर देंगे, एन में डिवाइड कर देंगे 2 से लेकर एन तक। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका कार कि अगर हम दो चीज स्टडी कर रहे हैं, एक फोर्स वो जैसे कि पॉइंट 1 तक नजर आ रहा है यहाँ पास, जो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स है उसकी वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो कांस्टेंट 1 से लेके एन तक जो है वो वेरिंग थी। तो उसके लिए हमने एक इक्वल स्टेपिंग करके, ताकि जो वेरिंग जैसी वेरिंग होना शुरू हो फील्ड, हम वहां पे मार्क कर दें, तो इतने बराबर किस्म के हम पीसेस कर लेंगे वहां तक। ये तो हो गया सिंपल तरीकाकार कि अगर हमारे पास ये एक ऐसा केस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है 1 तक, लेकिन 1 से लेके आगे एन तक वो कांस्टेंट नहीं था, तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे 1 से लेके एन तक। तो उसके लिए हमने एक स्टेप्स करते जाएंगे, ताकि स्टेप से क्या होगा, जहां फोर्स फैक्टर डैम्पिंग आएगा, जैसे वो कम होनी शुरू होगी वहीं पे हम उसका स्टेप कर देंगे, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे इसको। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका कार। लेकिन कहाँ गई बात हमारी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी की, तो वो ये है कि अगर हम वर्क करवाएं, ऑब्जेक्ट को सरफेस से ले जाएं उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, यानी कि एंड पॉइंट से भी बियॉन्ड आगे निकल जाएं, बहुत आगे चले जाएं, इन्फिनिटी में चले जाएं। जब इन्फिनिटी में हम चले जाएंगे वहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रख लीजिए, जैसे जैसे हाइट कवर करते जाते हैं, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम कहते हैं कि इसमें वर्क किया और वर्क जो था वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो जिस तरीके से यहाँ पे हाइट बढ़ती चली जाएगी, इसी तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो एन से भी बियॉन्ड होगा, आगे होगा और इनफाइनाइट होगा। एक लामुतनाई कर दिया हमने, इनफाइनाइट का मतलब है उसको लामुतनाई कर दिया। वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको बोलेंगे, एन पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, एन से भी बाहर अगर हम ऑब्जर्व करें इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, मैं समझता हूँ पूरा जो मैंने आपको थीम है वो समझा दिया है एक छोटे सी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, अब जब इसको पूरा स्टडी करेंगे चैप्टर, ये टॉपिक आपको थोड़ा लंबा जाएगा आपका, लेकिन क्या है कि ये आपको क्लियर कर देगा कि एब्सोल्यूट क्यों कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक होगी और एब्सोल्यूट कब बनेगा। तो याद रखिए, जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आएगा इट्स मीन्स
वो जो पॉइंट है जिस पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाहते हैं वो इन्फिनिटी पॉइंट है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। इनफाइनाइट का मतलब आप मालूम ही नहीं कर सकते। तो कहता है कि द वर्क डन अंडर द, देखें ये चीज समझाने का मकसद ये है कि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपकी, बहुत सारे पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं आपके इसके अंदर जो आपको क्लियर करेंगे कि ये जब भी आप यहाँ से निकलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना होगा तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, तभी आप उसके फील्ड के असर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे तो ऐसा ऐसा सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखें वर्क डन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ठीक है जी, ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा लेकिन वर्क जो हो रहा होता है अंडर द ग्रेविटी हो रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, तो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इन्फिनिटी पॉइंट, वो सरफेस ऑफ अर्थ की जो सरफेस है, सर्किल बना हुआ है, वहां से चला और मूव होते होते वो इन्फिनिटी पॉइंट पे चला गया, एन से भी बाहर निकल गया, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, वहां पे फिर ग्रेविटी की फील्ड ही खत्म हो गई, फर्ज कर लो। ठीक है, तो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्रॉस करते हुए होगी और जहां पे ग्रेविटी जीरो भी होगी, ठीक है, वो पॉइंट होगा इन्फिनिटी, तो क्या आएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखें दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे हम, ग्रेविटी नीचे खींचता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, लेकिन अगेंस्ट जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हाइट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट, या दूसरा कह रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशनल मूव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहां तक जा रहे हैं मूव करते हुए, अगर इन्हीं या सरफेस से लेके एन तक है, आप सरफेस से लेके एन पॉइंट तक है तो वो टॉपिक होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एन तक, लेकिन एन को भी क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हो जाएगा एब्सोल्यूट हो जाएगा। याद रख लीजिए जब भी एब्सोल्यूट की बात होगी तो वो जो पॉइंट है जिसको स्टडी कर रहे हैं वो इन्फिनिटी है वहां पे। तो याद रख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है और पॉइंट उसका इन्फिनिटी पर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो है, पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर है और वो मूव करता हुआ जा रहा है अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या निकलता है, U इज इक्वल टू माइनस जी एम, एम कैपिटल जो एम है वो मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, छोटा एम जो हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट का मास है, आर इसका जो है वो रेडियस है हमारे पास, रेडियस में बता दिए, रेडियस में सर्किल का रेडियस नहीं, यहां से वहां तक का फासला यानी कि इन्फिनिटी तक का एक फासला कंसिडर कर लेंगे जिसको हम आर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इसको किस तरह से, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी चीज देख लीजिए, पॉइंट वन तक जो है वो कांस्टेंट फोर्स होगी, वन से लेके एन तक वो होगी वेरिंग फोर्स होगी और एन के बाद इन्फिनिटी पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब यहाँ कहते हैं डेरिवेशन करना है इसका, तो कंसिडर कर लिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट है जो मास एम है इसका, ये फर्स्ट के लिए सरफेस के ऊपर है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट करें सरफेस के ऊपर है, मास एम है। नाउ अब क्या करना है इसका, मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द पॉइंट वन, अर्थ सरफेस से निकल के पॉइंट वन तक आ गया विथ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने पहले कहा था पॉइंट वन तक जो है वो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जाहिर बात है सेंटर ऑफ द अर्थ से पॉइंट वन तक का जो फासला है उसको हम R1 कह रहे हैं। ठीक है, कहता है कि विद द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम पॉइंट वन टू एन। ठीक है, पॉइंट वन से, अब वन से जा रहा है कहां पे, एन तक, विद इक्वल डिस्टेंस डेट हैव द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वन से टू तक का जो है वो भी जो फोर्स होगी वो नहीं होगी जो वन तक होगी, ये याद रख लीजिए, वो जो फोर्स होगी वन से टू तक की वही फोर्स होगी टू से थ्री तक की, वही फोर्स होगी थ्री से फोर तक की, और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। एंड पॉइंट जो होगा वो एन होगा, तो एन से पहले वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, n-1 कहा जाता है, तो n-1 से लेके n तक भी वही फोर्स होगी। तो यहां से 1 से लेके n तक हमने इक्वल डिस्टेंस कर लिए हैं, इस तरह डिस्टेंस कर लिए हैं कि वो फोर्स जो होगी वो ये नहीं होगी जो 1 तक होगी, याद रख लीजिए, वो जो फोर्स होगी वो इक्वल रहेगी, यानी कि एज ए कांस्टेंट का फार्मूला हम लगा लेंगे उसके अंदर।
तो साहब पॉइंट 1 के ऊपर डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द अर्थ से वो r1 है, दूसरे पॉइंट पे r2, तीसरे पॉइंट पे r3, चौथे पॉइंट पे r4। तो n-1 पॉइंट पे फासला कितना होगा, rn-1 होगा। तो n पॉइंट पे कितना होगा, rn होगा हमारे पास। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब यहां से वहां मूव कर रहे हैं हम, लेकिन सब जगह ग्रेविटी है। 1 तक तो कांस्टेंट, अर्थ से 1 तक वो कांस्टेंट था, ठीक है। 1 से n तक वो वेरिंग हो रहा था। तो वेरिंग होने की वजह से क्या है कि हमने इतने फासले के ऊपर जहां पे वो एक ज्यादा चेंज होने कांस्टेंट ना रह पाए, वहां को उसको हमने मार्क कर दिया पॉइंट से, 2, 3, 4 इस तरह से। तो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल रहेगा, फिर कांस्टेंट का हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा कि हमने यही कहा कि नाउ मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब वो जो मास है मूव कर रहा है अर्थ सरफेस से, कहां से, पॉइंट टू द पॉइंट 1 तक गया विद अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स थी, वहां तक 1 तक कांस्टेंट थी। फ्रॉम पॉइंट 1 टू एन, अब 1 से जो एन तक है इज अंडर वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब 1 से लेकर एन तक जो है वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो डिवाइड ईच डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू एन विथ इक्वल डिस्टेंस। एन 1 से लेके एन तक हमने इक्वल किस्म का डिस्टेंस ले लिए हैं। डेट हैव द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे जो कांस्टेंट रहे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट, यानी कि वहां पे फोर्स चेंज नहीं हो, याद रख लीजिए। जैसे डेल्टा आर ये है, ये डेल्टा आर ये डिस्टेंस है। डेल्टा आर क्या है, वो R2 में से R1 निकाल दें, R2 में से R1 निकाल दें। यही डेल्टा आर हर जगह फिर एप्लीकेबल होगा आपका। और फोर्स जो 1 तक होगी, जरूरी नहीं है वही फोर्स 2 पर हो, वो कम होगी, लेकिन 2 और 3, 4 n तक वाली सेम रहेगी आपके पास, ताकि उसका इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर देंगे n तक। ठीक है, तो n तक जो स्टडी करेंगे आप अर्थ की सरफेस से लेकर n तक, वो सिंपल कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। लेकिन इस n से जब बाहर निकल जाएंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट कहलाएगा आपके पास। ठीक है, एकदम डायरेक्ट नहीं जाएंगे एब्सोल्यूट के ऊपर, याद रख लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसके अंदर। तो हर एक स्टेप को स्टडी करेंगे, फिर बाद में आएगा एब्सोल्यूट वाला पॉइंट। कंसीडर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट 1 बी R1। सेंटर ऑफ द अर्थ से पॉइंट 1 तक का जो फासला है वो R1 है। एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट 2, सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 2 तक का फासला R2 है। एंड सो ऑन, इस तरह से वो पूरा बता दिया मैंने आपको। सिमिलरली द पॉइंट एन पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर एन तक क्या होगा, वो Rn होगा। लेकिन एन तक याद रख लीजिए अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, लेकिन बियॉन्ड चले जाएंगे तो एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, बार बार रिवाइज कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। अब हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान का फासला वो डेल्टा आर है, बी डेल्टा आर। तो वो इतना सा छोटा हिस्सा कैसे मालूम होगा, जब ज्यादा वाले में से R2 में से आप R1 माइनस कर दें। R2 ज्यादा है, R1 थोड़ा है, तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो लिखा डेल्टा आर बराबर है R2 माइनस R1 के। ठीक है जी, ये सिंपल बात आ गई। ये जो यहाँ 1 से 2 तक का फासला वो डेल्टा आर हो गया, और वो R2 में से R1 माइनस हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि R2 मालूम करना चाहें तो ये R1 वहां चला जाएगा, R1 वहां चला जाएगा डेल्टा के पास, डेल्टा आर के पास, तो वो डेल्टा आर प्लस R1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू फिगर के मुताबिक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द पॉइंट 1 तक। ठीक है, वापस ऊपर दिखाते हैं आपको फिगर। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से पॉइंट 1 तक की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब वो फासला होता है वहां से वहां तक का। तो यहाँ तक का पॉइंट 1 तक का फासला R1 है, तो वो R1 स्क्वायर हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, m जो है मास ऑफ द अर्थ है, और m जो है छोटा m जो है वो मास ऑफ द हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो पहले बता चुके हैं। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स है, m क्या मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स थी तो यही रहेगा, लेकिन वेरिंग फोर्स के लिए हमने डिफाइन कर दिया। किस तरह से, देखिए, अब हमने कहा कि इसी तरह से जो पॉइंट 2 पे लगेगा फार्मूला, तो क्या होगा, G वही रहेगा, मास ऑफ अर्थ वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का मास वही रहेगा, लेकिन फासले में डिस्टेंस में फर्क आया था। वो जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, वही फार्मूला है। तो अब पॉइंट 1 पे R1 फासला है तो R1 स्क्वायर हो गया, पॉइंट 2 पे क्या वो R2 है तो R2 स्क्वायर हो गया। इस तरह पॉइंट 3 पे निकालेंगे तो R3 स्क्वायर हो जाएगा, n पे निकालेंगे तो Rn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन हमें पता है कि ये कांस्टेंट फोर्स है, F1 जो फोर्स है आपकी वो कांस्टेंट है, लेकिन F2 वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल थी, मैंने लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट बी
0.2 भी एस, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें पता चल गया कि F1 जो था, जो 0.1 तक था अर्थ की सरफेस से, वो तो कांस्टेंट था, लेकिन F2 पे तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरी कर गया। वेरी कर गया तो इनका कोई एवरेज होगा। इनका एवरेज कैसे निकलेगा? F1 दोनों को प्लस कर रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर दें तो एवरेज निकल आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे केस ये आ गया है, एक फोर्स कांस्टेंट है F1 तक, F1 के बाद वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। और जो कम होता जा रहा है ग्रेजुअली, तो क्या करेंगे, तो पहले हम F2 निकालेंगे और इन दोनों का मीन निकालेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट रखा है वो डेल्टा आर रखा है हमने। F1 से यानी कि R1, यानी कि जो 0.1 से 0.2 तक के दरमियान का फासला, वो डेल्टा आर है। आर सब जगह का कांस्टेंट रखा पूरे एन तक हमने। एक बार हम इसका मीन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे। नाउ टेकिंग द एवरेज फोर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.2, इनका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज के लिए F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 कर ले। तो F1 कितना है? फॉर्मूला R1 आ रहा होगा, F2 वाले में क्या होगा? R2 आ रहा होगा। G इसमें भी होगा, जिसमें होगा, M इसमें होगा, इसमें M, दोनों M बड़े छोटे बराबर हैं, डिस्टेंस में फर्क है सिर्फ, डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है? 1/2 करके अलग कर सकते हो इस 2 को, तो 1/2 कर दिया मैंने। देखिए ब्लर हो गया, एक मिनट। ठीक है जी, ये दोबारा इसको दिखाते हैं, ब्लर हो गया, देख नहीं सकते थे। तो F1 जो था हमारे पास, वो R1 स्क्वायर हो गया डिस्टेंस, F2 में क्या है? R2 स्क्वायर है। और जब मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस बाय करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वो जो F1 की वैल्यू थी GM अपॉन R1 स्क्वायर, उसमें R2 स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2 कर सकते हैं, इसको मैंने 1/2 कर दिया। ये एज इट आ गए, 1/2 है ना, तो नीचे है तो 1/2 हो गया, बाकी एज इट रहे, प्लस में ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 तो पहले हमने बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों को ऐसे लिखा था, यहाँ पे हम जानते हैं जी दोनों में कॉमन है, बड़ा एम भी कॉमन है, छोटा एम भी कॉमन है, तीनों को हमने बाहर निकाल दिया। तो जब यहाँ से कुछ निकल गया तो 1 बचेगा, नीचे R1 स्क्वायर, यहाँ से भी GM दोनों निकल गए बाहर, 1/R2, ये R2 है तो R2 स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये ऐसे रहने दिया और इसमें हमने एलसीएम ले लिया। ये R1 स्क्वायर है, ये R2 स्क्वायर, दोनों ही आ जाएंगे, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके, ये क्रॉस में वहां जाएगा, तो ये R2 ऊपर आ गया, वहां पे R2 स्क्वायर हो गया, ये R1 वहां जाके आ गया ऊपर। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 3 कह दिया। ठीक है, अब हमने कहा कि R2 की हमें वैल्यू पता थी, जो हमने पहले निकाली थी इक्वेशन से। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन से निकाली थी, इक्वेशन 1 में थी R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस 1। देखें कहाँ था, ये मैंने पहले निकाला थी आपको, यहाँ पे R2 बराबर है डेल्टा आर प्लस 1। तो अब वहां पे हम क्या करेंगे, इस R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो R2 आ रहा है ऊपर, एलसीएम कंप्लीट कर चुके थे हम यहाँ पे, ये क्रॉस में वहां चला गया, वो क्रॉस में वहां गया, नीचे आ गया। ठीक है, नीचे की रकम अपनी जगह रही, 1/2 अपनी जगह, जी और MM अपनी जगह पे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे R2 की वैल्यू रखी, जो क्या थी? डेल्टा आर प्लस R1 थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस R1 है तो R1, बाकी तमाम चीजें अपनी जगह पर है, सिर्फ R2 की जगह R2 की वैल्यू पुट की है। अब ये A प्लस B का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। देखिए ये अपनी जगह पर रहा, यहाँ पे नीचे रकम अपनी जगह पर, प्लस R1 स्क्वायर अपनी जगह पर है, इसमें A प्लस B होल स्क्वायर लगा दिया, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर हो गया, प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डेल्टा आर R1, फिर R1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और ये R1 अपनी जगह पर है, ये सिर्फ फार्मूला यहाँ से यहाँ तक खुला है A प्लस बी का, बाकी टर्म ऊपर से एज इट है, यहाँ पे ऊपर से एज इट है, लेकिन यहाँ क्या डेल्टा आर स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह मिडिल टर्म का, ये R1 स्क्वायर है, ये भी R1 स्क्वायर है, तो ये एक और ये कितने? 2 हो गए, ये दोनों को ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे कहा कि ये जो था डेल्टा आर स्क्वायर जो था, ठीक है, डेल्टा आर स्क्वायर जो आपके पास है, ये तो बहुत ही, डेल्टा का मतलब होता है पॉइंट में रकम, और पॉइंट की रकम का जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा आर का मतलब क्या है? वो तो बहुत छोटा है, इसलिए उसको 0 कंसिडर करें, निगलेक्ट कर दें। डेल्टा आर की जगह, डेल्टा आर स्क्वायर की जगह क्या कर दिया? 0 कर दिया हमने, बाकी डेल्टा आर रहने दिया, बाकी टर्म 2R1 अपनी जगह पे, बाकी टर्म अपनी जगह रहने दी। ये एज इट नीचे उतार लिया, लेकिन इन दोनों में से हमने देखा तो ये तो 0 खत्म हो गया, बाकी ऊपर 2 टर्म बचे, 2 है, 2 बाहर निकाल दिया हमने कॉमन, तो क्या डेल्टा आर R1 आ गया और R1 स्क्वायर आ गया, नीचे टर्म अपनी जगह पर है। इस 2 से बाद में ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो 2 था ये बाहर आ गया था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये 2 कैंसिल हो गया तो अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, 2 से 2 कट गया, तो GM आ गए, दोनों M आ गए। ठीक है, ये डेल्टा आर R1 आ गया, फिर R1 स्क्वायर आ गया, नीचे ये अपनी जगह पर है। ठीक है जी, ये अपनी जगह रहने दिया, नीचे वाली टर्म अपनी जगह रहने दी हमने। ठीक है, ये R1 स्क्वायर अपनी जगह रहने दिया, लेकिन डेल्टा आर की हमने वैल्यू पुट कर दी, पहले भी डेल्टा आर की वैल्यू पुट, वहां पे R2 पुट किया था पहले, अब डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। डेल्टा आर हम जानते हैं
हमने शुरू में निकाला था रिलेशन, R2 माइनस R1 था। वापस जाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखें, R2 माइनस R1 यानी कि R2 से R1 का, R2 में से R1 निकालते हैं तो डेल्टा R बचता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है जी। तो ये डेल्टा R की जगह डेल्टा R की वैल्यू पुट कर रहे हैं, R2 माइनस R1। यहाँ पे R1 साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो R1 अपनी जगह पर है, वाला R1 स्क्वायर था वो स्क्वायर का है। नीचे की टर्म अपनी जगह, बाहर की टर्म अपनी जगह। बाहर की टर्म अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, R1 ने मल्टीप्लाई किया R2 को तो R1 R2 हो गया, R1 ने R1 को मल्टीप्लाई किया तो R1 स्क्वायर हो गया, प्लस का R1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का R1 स्क्वायर वो प्लस का ही कैंसिल जाएंगे, तो नीचे की टर्म अपनी जगह पे, ऊपर R1 R2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये R2 के साथ भी आ गया, R1 से आया तो R1 स्क्वायर हो गया, R1 स्क्वायर अपनी जगह था, एक माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो ऊपर R1 R2 चाहे नीचे का क्या है, वो स्क्वायर के चलते आ रहे थे, तो R1 R2 है कि स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है। अब ऊपर वाले सिंगल, नीचे वाले स्क्वायर में, तो R1 स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, या R2 वाले से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो इन ऊपर वाले एक एक को कैंसिल कर देंगे तो R1 R2 बचेगा सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई, एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई जो पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में है। तो दिस इज एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स है कब, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 1 टू पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाता है एंड कवर्ड करता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर की। तो 1 से जब निकल के 2 पे पहुंचा तो फासला उसने कवर्ड किया डेल्टा आर का, और जो उसके एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स है वो GMM, दोनों M आ गए, 1/R1 R2 आ गया। ठीक है जी, सिंपल है इस वक्त यहाँ पे। अब हम कहते हैं, ये तो हो गई बात सिंपल हमारी कि ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स वो होगी, दोबारा पिक्चर में जाते हैं हम, देखें दोबारा पिक्चर की तरफ जाते हैं। ये जो फोर्स निकाली हमने, वो फोर्स जो यहाँ पे 1 से 2 के दरमियान में, ये वही फोर्स होगी जो 2 से 3 में होगी, ये वही फोर्स होगी जो 3 से 4 में होगी, ये वही फोर्स होगी जो बीच में होगी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फोर्स निकाली हमने, एवरेज का मतलब है कांस्टेंट फोर्स निकाल ली, वो इन दोनों के दरमियान में भी होगी n तक। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने निकाल लिया, फोर्स निकाल ली, जो कांस्टेंट है G 2M के साथ 1/R1 R2 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 से 2 में, तो वर्क भी हो रहा होगा उसके अंदर 1 से 2 जाते हुए, तो वो फोर्स होगी F इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो यही आ जाएगी जो हमारे पास इस्तेमाल अभी निकाली हमने, 1 से 2 के दरमियान में यही फोर्स लगी है। आर हम डेल्टा आर हम जानते हैं, डेल्टा आर क्या, R2 माइनस R1 होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डॉट खत्म करते हैं, cos थीटा आता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है। फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स जो नीचे आएगी, डिस्टेंस कहाँ हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जाने, देखें दिखा देता हूं मैं आपको पिक्चर में, हम 1 से 2 में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर तरफ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ है। ये जो F है ये नीचे की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे ये। ठीक है, 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास F और, ठीक है, F और डेल्टा R आ गया हमारे पास। ठीक है, तो F अपनी जगह पे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले निकाला, GM 2M हो गया, 1/R1 R2 आया, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है आपने ये वाला फार्मूला। ठीक है, G की जगह M की, F की जगह F की जगह ये वाली F की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा R का मतलब क्या है, वो R2 माइनस R1 होता है, यानी कि दो R2 से माइनस R1, cos 180 क्यों कर दिया, हमने कहा कि फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो 180 हो गया। cos 180 होता है वो -1 के। ठीक है जी, ये GM अपनी जगह पर है, ये हमने ऊपर लिखने दिया, नीचे की तरफ नीचे नहीं, वो कुछ भी चेंज नहीं किया है, 180 की जगह हमने कर दिया -1 कर दिया सिंपल। अब ये माइनस जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हम एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, G और 2M अपनी जगह पर है, अर्थ का और ऑब्जेक्ट का, ये माइनस बाहर चला गया। अब ये R1 जो है ये R2 के नीचे भी आएगा और ये R1 के नीचे, एलसीएम को ब्रेक करना कहते हैं। R2 के नीचे भी आ गया एलसीएम और R1 के नीचे, माइनस था तो माइनस आ गया बीच में। ठीक है जी, अब क्या होगा, हम यहाँ जानते हैं, इस R2 से R2 कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा R1, वहां बचा R2। जब 1 से 2 तक गए तो वर्क डन क्या हुआ आपके पास, माइनस में हुआ। माइनस इसलिए हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे थी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर था। G आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, M आ गया अर्थ का मास का और ऑब्जेक्ट का मास का छोटा m हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 से 2 जाते हुए। ठीक है,
अब 2 से 3 भी जाएंगे आप इस तरह से, तो क्या होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया और इस बुक में भी डायरेक्ट था। जी कांस्टेंट रहेगा, माइनस कांस्टेंट रहेगा, एम दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये 1 से 2 जा रहा था तो R1 R2 है, 2 से 3 जाएगा तो 2 R2 R3 होगा। जिस तरह R1 है 0.1 था तो R1 था, 0.2 था तो R2 था, 0.2 है तो R2 है, पॉइंट जहां से जा रहा है पहले आएगा, जो बाद वाला है वो पहले बाद में आ जाएगा, R3 आ गया। इस तरह डॉटेड करके दिखा दिया। तो हमने वहां पे पिक्चर में जब देख रहे थे तो n-1 था और लास्ट वाला n था, तो n-1 से जब वहां जाएगा तो r क्या होगा, n-1 और वो rn हो जाएगा। ठीक है जी। तो नाउ अगर टोटल करें तो टोटल क्या होगा, कहां से चल रहे हैं हम, 1 से चल रहे हैं, अर्थ की सरफेस से नहीं जा रहे हम 1 से जा रहे हैं n तक, तो वो क्या होगा, R1 और n हो जाएगा फाइनल। डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है। बुक ने अलग अलग जमा करने की कोशिश की है, उसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है, याद रख लीजिए। 1 से जा रहे हैं n तक, 1 से n तक वेरिंग था, लेकिन आपने इसको स्ट्रिप कर दिया, आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में बना लिया ताकि ये आपको इजी हो जाए, तो वो आपका वर्क डन ये आ गया। अब हम जानते हैं जो भी वर्क डन होगा 1 से जा रहे हैं हम कहाँ पे, n की तरफ। ठीक है, दोबारा चलते हैं ऊपर पिक्चर में। हम 1 से जा रहे हैं n तक और वो वेरिंग था, तो उसको हमने कांस्टेंट एवरेज फोर्स के जरिए हमने इस्तेमाल करके उसको यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो जब ये मूव हुआ 1 से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 से जब n तक जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगी n तक। तो जो भी काम हुआ टोटल, ठीक है, ये निकाला था हमने। तो वर्क डन क्या निकाला, 1 से n तक गए तो R1 और Rn हो गया, ये वर्क डन था। तो हम कहते हैं जो दिस वर्क डन इज स्टोर इन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू n। जब ऑब्जेक्ट मूव करके गया पॉइंट 1 से पॉइंट n तक, तो उसमें ये एनर्जी स्टोर हो गई। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ठीक है जी। और वर्क डन 1 से n तक का, ये वाला वर्क डन जो है उसी को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। इस वक्त हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेप अंडर ग्रेविटी करके निकाला है हमने यहां तक, अभी आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखें पिक्चर मैंने और बना दी साइड के अंदर। ये अर्थ दिखाया, ये सेंटर दिखाया, बहुत छोटा है पिक्चर है, आप बड़ा करके भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से पॉइंट 1 है, पॉइंट से n आया होगा, बीच में कहीं n आया होगा, वो n से भी आगे निकल गया, इंफिनिटी, साइन ऑफ इंफिनिटी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो सपोज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू द इंफिनिटी बियॉन्ड द एंड, 1 से मूव करके n भी आया होगा, लेकिन n को भी क्रॉस करके चला गया इंफिनिटी पे। अब क्या वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी वही है, वर्क डन कहां चला गया, n पे नहीं गया, वो चला गया इंफिनिटी पे। ठीक है, कहां चला गया, वो इंफिनिटी पे। तो ये माइनस जी एम एम अपनी जगह पे, ये तो जहां से चला है वो R1 होता है, और कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी पे, तो वो R इंफिनिटी जाएगा। यहां सेंटर से लेके वहां तक का जो फासला है उसको इंफिनिटी कहेंगे, क्योंकि इंफिनिटी में चले गए। अब हम इंफिनिटी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, n तक थी, हम n से भी आगे निकल गए। मैं n लिखना भूल गया, 1 लिखा हुआ है ना, इस तरह यहाँ पे बीच में कहीं n लिख दीजिएगा आप। तो 1 से n तक का तो भी आपने निकाल लिया वर्क डन। अब n से भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये तो n तक गए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन अब n से भी बाहर जा रहे हैं, तो वो इंफिनिटी में जा रहे हैं हम, तो वो n को क्रॉस कर गया। तो 1 से इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी का साइन बनाया जो अल्फा की तरह है, लेकिन आप उसको इंफिनिटी की तरह बना लीजिएगा। माइनस जी एम एम आ गया, 1/r आ गया, और ये डिस्टेंस कौन सा आ गया, इंफिनिटी का। इंफिनिटी का तो मतलब वो डिस्टेंस, इंफिनिटी का मतलब डिस्टेंस ही इंफिनिटी है, बाकी चीज अपनी जगह पे। r जो होगा क्या हो गया, वो इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी किसी को डिवाइड करे तो बराबर होता है 0 के। इंफिनिटी किसी को भी डिवाइड करेगी उसको 0 कर देगी, ये 0 हो गया। 0 हो गया तो वो ओमिट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया, ये हिस्सा खत्म हो गया, R1 आ गया आपके पास। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द इंफिनिटी पॉइंट फ्रॉम द 1 से इंफिनिटी तक का, अर्थ की सरफेस से नहीं, अर्थ की सरफेस से नहीं, 1 से, पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक का जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी 1 से इंफिनिटी तक में, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट, ABS लिखा हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पॉइंट 1 से होगी इंफिनिटी तक। ठीक है, और वो R1 ही आएगा, क्योंकि इंफिनिटी ने 0 कर दिया।
डिस्टेंस जब डिवाइड किया 1 को तो 0 हो गया था, तो वो रोल ही खत्म हो गया। सिर्फ आप R1 इस्तेमाल करेंगे, 0.1 तक का फासला इस्तेमाल करेंगे, वही आपको इन्फिनिटी का कैलकुलेशन देगा। ठीक है, ये बॉन्ड की बात हो गई। अब यहाँ पे हमने फिर दोबारा पिक्चर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तो हमने ये कहा कि ये 0.1 से हमने निकाला। अब देखें यहाँ से इस पिक्चर को दोबारा देख लेते हैं। 0.1 से जो हमने निकाला तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी R1 आएगी। अगर 0.2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला R2 हो जाएगा। 0.3 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में R3 हो जाएगा। 0.4 से निकालेंगे तो R4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, G कॉन्स्टेंट रहेगा, M दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे, नीचे के डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। 1 से निकाला तो R1, 2 से निकाला तो R2, 3 से निकालेंगे तो बीच में 3 आ जाएगा, R3 हो जाएगा। 4 से तो R4 हो जाएगा, N-1 से निकालेंगे M-1, N से निकालेंगे तो Rn हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम देखें आपने दिखा दिया n से भी आगे निकल गए थे, इन्फिनिटी साइन दिखा दिया, n से भी आगे निकल गए। तो 1 पॉइंट से निकालेंगे तो R1 आ जाएगा नीचे डिवाइड, 2 से निकालेंगे R2, n से निकालेंगे तो Rn आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो आपको पता है कि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट अप हो रहा है। अब अगर हम ये कहें इफ Re बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, Re क्या रेडियस ऑफ द अर्थ है, देन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से, यहां से निकालेंगे आप। तो कौन सा जहां तक का फासला होगा सेंटर से उस पॉइंट तक का, वो नीचे आ जाएगा, वो Re होगा। 1 का होगा तो R1 आ जाएगा नीचे, R2 होगा तो R2 आ जाएगा, R3 होगा तो R3 से आ जाएगा, Rn होगा तो Rn आ जाएगा। क्लियर है? देखें हमने पूरा स्टडी कर लिया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था, यहाँ से वेरिंग था, n तक अंडर ग्रेविटी था, n के बाद वो बियॉन्ड द ग्रेविटी था, और वो इन्फिनिटी पे पहुंच के 0 हो चुकी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिस पॉइंट से निकालेंगे वो फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये है। सेंटर सरफेस ऑफ अर्थ से निकालेंगे आप, Re लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला Re है। पहले पॉइंट से निकालेंगे तो R1 रख देंगे, चौथे से निकालेंगे तो R4, n से निकालेंगे तो Rn हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सर्टेन हाइट। अगर अब तीसरा केस आ गया इसका, और पहले केस हमने ये अलग कर दिए, यहां से भी कर दिया। अब अगर वो 1 और इसके दरमियान में कहीं पर हो, 1 और सरफेस के दरमियान कहीं पर हो, तो उसको H कह देंगे हम। अब वो स्टडी करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से पहले इनका स्टडी किया, वहां तक पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से भी वहां तक का स्टडी किया, और पॉइंट से भी स्टडी कर दिया। अब इन बिटवीन 1 और सरफेस के दरमियान का वो R फर्स्ट कर लें आप। तो यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट, जो H है, जो छोटा है किससे, Re से छोटा है, यानी कि वो 1 के दरमियान में कहीं पे, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से ऊपर है, सरफेस पे नहीं है। Re सरफेस पे है, 1 तो एक वॉल्यूम है जहां तक कांस्टेंट है, लेकिन उनके दरमियान में अगर हो तो क्या करेंगे हम, R को ऐड करना पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर। देखें दोबारा पिक्चर में चलते हैं। अगर वो यहाँ कहीं पर भी है और यहाँ से सरफेस से वहां तक का फासला H है, तो यहाँ से वहां तक का फासला कितना होगा, वो Re प्लस H हो जाएगा। तो अब हम फासला क्या इस्तेमाल करेंगे, नीचे Re प्लस H कर देंगे। ये H जो है Re तो सरफेस तक का है, सरफेस से जितना भी ऊपर जाएंगे तो उसको प्लस कर देंगे डिस्टेंस को, बाकी कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें से Re को कॉमन निकाल दिया तो 1 Re बाहर चले जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे यहाँ से जा नहीं सकता तो डिवाइड में आ जाएगा नीचे, जबरदस्ती का कॉमन निकाला हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जबरदस्ती का हमने इनमें कॉमन निकाला, Re यहाँ से तो निकल गया, वहां से निकलता नहीं R से, तो Re आ गया नीचे। अब Re नीचे था, इस वाले का पावर क्या था, +1 था ब्रैकेट का ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, Re अपनी जगह पे था, ये ब्रैकेट का पावर क्या है, +1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब फर्स्ट A प्लस B पावर -1, तो ये तो हो गया बायनोमियल थ्योरम लगा दी हमने। वो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा -1 में कैसे खुलेगा, 1 प्लस, फिर एक बार प्लस है फिर प्लस चलता रहेगा, लेकिन क्या होता रहेगा, एक बार से ये प्लस माइनस आ गया, फिर ये दोनों मिलेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो एक टर्म प्लस, एक माइनस, फिर एक प्लस, एक माइनस, इस तरह आती रहेंगी इसके अंदर। तो ये बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, इसको जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो समझ सकते हैं फर्स्ट ईयर के, बाकी मेडिकल वाले जो हैं वो थोड़ा सा इसको याद रख लें इस फार्मूले को। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल इसी तरह से यहाँ तक का फार्मूला याद कर लीजिएगा आप इसको, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल फार्मूला ऑपरेट किया है इसके अंदर, और हम जानते हैं ये जो स्क्वायर की टर्म है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर लगा लीजिएगा आप। तो स्क्वायर की जो टर्म है हमारे पास वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा खाली 2 टर्म बचेंगे हमारे पास। तो ये पूरा पूरा हो जाएगा किसके, 1 - H/Re के।
तो ये पूरा का पूरा जो माइनस फार्मूला था वो बराबर आ गया 1 माइनस एच अपॉन आर ई के। ये स्क्वायर फिर क्यूब आएगा, पावर 4 आएगा, इस तरह पावर बढ़ती चली जाएगी सबको, यानी कि जब स्क्वायर वाली टर्म को निगलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी सारी टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी। तो शुरू की 2 टर्म काम आती हैं, बाकी टर्म बहुत छोटी होती हैं। तो 1 माइनस, जैसे प्लस माइनस माइनस हो गया था तो एच अपॉन आर ई, तो एच अपॉन आर ई आ गया। तो जब भी इसको खोलेंगे तो आप क्या होगा, 1 माइनस, प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा और एच अपॉन आर ई आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ बना दी थी हमने, ये इक्वेशन 1 कहा था, तो इसकी पूरी जगह पे हम क्या लगा देंगे, 1 माइनस एच अपॉन आर ई लगा देंगे, बाकी चीज अपनी जगह रहेगी, जी एम ई और ई। तो माइनस जी एम ई आर ई वाली अपनी जगह पर, ये माइनस मान रहा था, बीच में प्लस था, लेकिन जब वो सॉल्व हुआ तो क्या है, माइनस में आ गया। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम से। आप देखिए यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल कहता है द मास ऑफ द अर्थ इज दिस, जमीन का जो मास है वो 5.9 है 10^24 kg, और मास ऑफ सन जो है 1.9 है 10^30 है, एंड द अर्थ इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। कहता है जमीन जो है सूरज से 160 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। कैलकुलेट कीजिए जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। जाहिर बात है अर्थ में ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, बियॉन्ड द रेंज नहीं है हमारे पास, फाइनाइट है, डिस्टेंस पता है हमें इसका। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ को एम स्मॉल के दिया हमने, वो दे रखा था। सन का मास 1.99 था गिवन था, तो वो एम कैपिटल एम के दिया। डिस्टेंस बिटवीन जो था वो 160 मिलियन किलोमीटर था, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10^6, मिलियन होता है 10^6, किलोमीटर पर जगह पर। किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 तो ये थे 10^6, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो 10^9 हो जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम, ठीक है, अब ये सही हो गया। क्या क्या, ये मिलियन था 160 अपनी जगह था, मिलियन की जगह वो 10^6 हो गया। किलोमीटर अपनी जगह था, किलोमीटर को मीटर करेंगे हम, यहाँ पे एम लिख सकते हैं हम, लेकिन जगह में आ नहीं रहा हूँ, यहीं तक रहने, यहाँ पे एम लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्या होगा, किलोमीटर से मीटर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 ये 6 ये, कितना होगा 9 हो जाएंगे, 10^9 हो जाएगा, 160 10^9 मीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर में होगा, 10^6 किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा 10^9 हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर के भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। जी हम पता है 6.67 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वो आपको मालूम करने को आता है कि कैलकुलेट कीजिए अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, इसको समझदारी से कर लीजिएगा। मिलियन का तो 10^6 है, किलो का मतलब 3000 है, 3 वो और 6 ये, तो 6 ये और 3 ये 9 हो गए। ठीक है, अब फार्मूला वही है, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर आपके लिए। जी एम दोनों एम आ जाएंगे, आर ई आ जाएगा। ठीक है, तो आर ई का मतलब ये हमने लिखा है, यानी कि वहां से वहां तक का फासला। आर ई आगे हैं, इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ पे इसको आर ई कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर ही डिफाइन किया हुआ है। आर कितना है, वो 160 मिलियन किलोमीटर था हमारे पास, तो उसको मीटर में किया तो 10^9 हो गया था हमारे पास। जी की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत ईजी था। बस सिर्फ यहाँ समझना था आपको कि इस पिक्चर के अंदर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ सरफेस से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट, तो यहाँ तक भी हमारे पास एन तक दे रखा है, लेकिन यहाँ तक क्या है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाती है एन तक। एन जो है वो अंडर ग्रेविटी हमारे पास है, तो हमने इस तरह से इसके टुकड़े कर दिए, इतने पीसेस कर दिए जहाँ पे उसका जो इफेक्ट हो वो कांस्टेंट ही रहे, चेंज ना हो पाए। लेकिन इसमें और उसमें फर्क आ जाता है, यहाँ इसके बाद गिरना शुरू हो जाती है, 2 तक पहुंच के वो कम हो जाती है, लेकिन 2 वाली जो होती है वो 3 पे भी रहती है, 4 पे भी रहती है। इतने स्पेसेस करती हैं, जो फासला इनसे दरम्यान का वो डेल्टा आर है, 0.1 है तो R1 है, R2 R3। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का पहले एक एवरेज फोर्स निकाली, जब एवरेज फोर्स निकल गई तो फिर हमने कहा कि अगर हम निकालना चाहें एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहें, वर्क डन निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन निकलेगा एन तक का वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाएगा आपके पास, कि फाइंड आउट डिस्टेंस था आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि 1 से अगर इसको बियॉन्ड चला जाए तो वो इन्फिनिटी में जाएगा, जब जैसे वो आगे गया ग्रेविटेशन से तो वो एब्सोल्यूट कहलाया, इन्फिनिटी पॉइंट पे गया तो वो एब्सोल्यूट कहलाया हमारे पास। तो 1 से हमने निकाला एब्सोल्यूट का फॉर्मूला, 2 से निकाला, एन से निकाला, फिर हमने सरफेस से निकाला, फिर एक बार इनके दरमियान में बीच में भी एक डिस्टेंस रख लिया एच, वहां से भी निकाला हमने।
ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक था, मुश्किल नहीं था। डेरिवेशन कैलकुलेशन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, ये आसान है। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए इसको। ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।